हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 पर, और ये जो है हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे आरंभिक नगर। इसमें हम अगर देखें मोटा मोटा तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी सबसे पहली सभ्यता थी, प्रथम नगरीय सभ्यता थी, उसको हम समझेंगे कि वहाँ पे नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, वहाँ पे सड़कें कैसी थीं, नालियाँ कैसी थीं, वहाँ के जो पुरा स्थल थे वो किस प्रकार से डिजाइन किए गए थे, वहाँ पे उसकी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, वहाँ के लोग खाते पीते क्या थे, इन सभी बातों पे जो है हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हमारे हिस्ट्री का कह सकते हैं कि सबसे प्रारंभिक चैप्टर यही हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता होती है। ठीक है, इससे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, इन सब चीज़ के बारे में समझते हैं कि हमें जो पुराने भवन होती है, पुरानी इमारतें होती हैं, उनके संरक्षण की क्या आवश्यकता होती है, वो हमें क्या बताती है, उनके हमारे क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ पे बात की गई है पुराने भवन का संरक्षण। तो इसी पे जो है चर्चा की जाएगी कि हमें इतने पुराने भवनों से इतना लगाव क्यों रहता है, हम क्यों उनका जो है संरक्षण करते हैं, उनसे हमें क्या मिलता है। इन सब चीज़ों पे जो है हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे हड़प्पा की कहानी की कि वो किस प्रकार से अस्तित्व में आई, कैसे उसके बारे में हम लोगों को पता चला और वहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बात जो है 150 साल पहले की थी, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो इसमें जो काम करने वाले इंजीनियर्स थे उनको जो है एक पूरा स्थल मिलता है, ठीक है, खुदाई में, जिसको जो है हमने हड़प्पा नाम दिया। यहाँ से कुछ ईंटें प्राप्त हुई। इन्होंने इन ईंटों का जो है रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग किया। मतलब वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए कि ये क्या है, उनको लगा कि यहाँ से जो है हम लोग ईंटें ले सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही करके जो है उन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद लगभग 80 साल पहले जो पुरातत्वविद होते हैं उन्होंने इस स्थल को ढूंढा और तब जाके पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसके बाद में जितने भी हमें पुरा स्थल यहाँ से मिलते हैं, जो भी इमारतें हमें मिलती हैं, उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहते हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, ये जो नगर थे, अगर हम बात करें तो ये आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, आदि प्रांतों में देखने को हमें मिलते हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिलती हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि जो है यहाँ से जो है हमको देखने को मिलते हैं। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी, इन पे अगर हम बात करें तो यहाँ के जो नगर थे वो दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित थे। प्रायः पश्चिमी जो हिस्सा होता था वो छोटा होता था और ऊंचाई पर बना होता था। पूर्वी हिस्सा निचले क्षेत्र में और बड़ा होता था। ऊंचाई वाले हिस्सों को नगर दुर्ग और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और ये इतनी पकी होती थी कि आज तक जो है ये मौजूद हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब खूबसूरत और मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें हमें देखने को मिलती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब देखने को मिला जिसे जो है पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। ठीक है, इसका उपयोग जो है वहाँ पर जो विशिष्ट नागरिक होते थे वो विशिष्ट अवसरों पर स्नान करने के लिए करते रहे होंगे। ठीक है, इसमें ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की एक परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था। ठीक है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये महान स्नानागार की जो है एक चित्र आपको दिखाया गया है जिसमें आपको दोनों साइड से सीढ़ियाँ और चारों ओर जो है कुछ कमरे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पाए जाने वाले भवन, नाले और सड़कों के बारे में। इन नगरों के घर जो है आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे होते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे और कुछ घरों में हमें कुएं भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से एक सीधी लाइन में बनाया जाता था और
हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में जाकर मिल जाती थीं, और इनकी सफाई के लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, ठीक है, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ की चिनाई के बारे में थोड़ा सा दिखाया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे नगरीय जीवन की। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल थी। यहाँ मतलब ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनवाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक हो सकते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरे पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखने का कार्य वो करते रहे होंगे, लेकिन हमें उनके अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते रहे होंगे। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहाँ से अनेक वस्तुएं और सुंदर सुंदर किस्से और कहानियाँ जो है वहाँ से लेके आया करते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिसे बच्चे जो है खेलते रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको एक मेन होल जो है दिखाया गया है और ऊपर जो है एक नाला जो है आपको दिखाया गया था। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड जो है कुछ मोहरें दिखाई गई हैं। इसमें कुछ ऊपर आपको लिपि दिखाई दी है, लेकिन ये अभी तक लिपि जो है पढ़ी नहीं जा सकी है। हम इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं कि उन्होंने इनमें क्या कहा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे कुछ मिट्टी के खिलौने वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। नगर और नए शिल्प की हम बात करें तो हड़प्पा के नगरों से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, पुरातत्वविदों ने जो भी यहाँ से पाया है, उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई हुई वस्तुएं उनको मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पे आपको एक चित्र भी दिखाया गया है, कितनी सुंदर कलाकृति वो लोग बनाते थे, कितने निपुण थे। मतलब वहाँ पे जो व्यक्ति थे वहाँ पे कुछ विशेषज्ञ होते थे किसी विशेष काम को करने के लिए, ठीक है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया होगा। विशेषज्ञ हम उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते होंगे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस कार्य में दक्ष होंगे। हम समझते हैं फेयंस क्या होते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के प्रायः कलर की बात करें तो नीला या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बात करते हैं कच्चे माल की खोज की, तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें जो हैं इनसे बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा की गई कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे तमाम पदार्थों को प्राप्त करने के लिए वो दूर दूर की यात्राएं करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान, पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी किया करते थे। कांसा बनाने के लिए
तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता रहा था। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की अगर हम बात करें तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि जो है उगाते रहे होंगे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि ये प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने हमें यहाँ से मिले हैं, जिससे हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि वो लोग हल से परिचित थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ अपने तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। यहाँ पे गुजरात के जो हड़प्पाई नगर हैं उनके बारे में कुछ बताया गया है, जिसमें हम लोग बात करेंगे धोलावीरा और लोथल के बारे में। धोलावीरा की बात करें तो ये कच्छ के इलाके में खदीर बेट के किनारे स्थित बसा नगर है। यहाँ साफ पानी मिलता है। यहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर जो है पत्थरों पर खुदे पाए गए हैं। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और यह अपने आप में एक अनोखा और अवशेष है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर जो लेख मिलते हैं हमें वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाला साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहां पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी जो है मिलते हैं। मोहरबंदी क्या होती है? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप को हम मोहरबंदी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डॉकयार्ड जो है आपको दिखाया गया है, उसका फिगर, ठीक है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं मुद्रा और मोहरबंदी क्या होती है। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनकी मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को ही मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। बात करते हैं सभ्यता के अंत की, तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो जाता है। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बाद यहाँ पे मिस्र के बारे में बताया गया है, ठीक है।
नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है रेगिस्तानी है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने के बाद उनको इसी पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत जो है खर्च किया जाता रहा था। तो इस प्रकार से हमने इतिहास का जो है तीसरे चैप्टर पे हमने बात करी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी जो है इसमें हमने प्राप्त करी। आपको याद रखना है कि हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस बनाए रखना है। अगली क्लासों में जो है डिटेल में भी जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।